Ladies and gentlemen, the national anthem of India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 हे। नमस्ते देवी और सज्जनों, आप सबको एक खास एपिसोड पर स्वागत है जिसका नाम है इंडिया इन जर्मनी। आज के एपिसोड में सबसे खास जो है वो ये है कि सरहद पार भारत से बाहर जर्मनी में भारत के लोगों के साथ इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट कैसे जुड़ा है और वो हमें किस तरह मदद कर रहा है कल्चर स्प्रेड करने में। जी हाँ, आज का एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये है कि आज मैं खास बात पे मिलने वाला हूँ ऑनरेबल कंसल जनरल ऑफ इंडिया इन हैम्बर्ग श्री मदन लाल रायगढ़ जी के साथ। जी हाँ, इस खास बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे कि कोविड-19, गांधी जयंती, मेक इन इंडिया और योगा जैसी बहुत सारे इवेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बर्लिन। Now this is Consulate of India in Frankfurt, Consulate of India in Munich और आज हम जहाँ पे बैठे हैं वो है हैम्बर्ग, Consulate of India in Hamburg। तो खास बात से पहले मैं आप सबको श्री मदन लाल रायगढ़ जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। श्री मदन लाल रायगढ़ जी ओरिजिनली बिलोंग करते हैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से। For Hamburg, Mr. Raigar has served important embassies and high commissions like Sudan, United Arab Emirates, Vancouver, and Madagascar. Mr. Raigar is a very friendly person. He is married with 2 children. Ladies and gentlemen, please welcome Sri Madan Lal Raigar. Good morning, ladies and gentlemen. Today I got a chance to meet the Consul General of Hamburg, which is one of the consulate of India, जो भारत के दूतावास है, एम्बेसी ऑफ इंडिया, उसका एक ये शाखा है, एक ऑफिस है हैम्बर्ग में। और मैं श्री मदन लाल रायगर सर के साथ आज खास बात करने वाला हूँ और उनसे कुछ सवाल करने वाला हूँ। और Mr. Raigar has been very instrumental in showing Indian culture to the Western world. Or Mr. Raigar in his career has worked with various consulates, important consulates like Vancouver, Colombo, United Arabian Emirates, some places, one of the places in United Arabian Emirates, and many more that I will send you a link in my YouTube below my channel, and I'll also provide you some other details which you can read later on. Sir, namaskar. नमस्कार सर। सर, मैंने आपका एक वीडियो और कुछ ब्लॉग्स देखा था और उसमें मैंने ये पढ़ा था कि महात्मा गांधी ब्रिज जो है हैम्बर्ग में रिसेंटली इनाग्रेटेड हुआ है। तो सर, इसके पीछे क्या मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहा है सर? पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार।
and I'm so happy to receive you in my office. ऐसे यंग ब्लड जो है इंडिया के बारे में इतना सोचते हो और इंडियन कल्चर को जर्मनी में रहते हुए भी प्रमोट करना चाहते हो। और मेरा तो खैर काम ही है, बिकॉज मेरे को तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने अपॉइंट इसलिए किया है कि हम देश को प्रमोट करें यहाँ रह के हुए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा इंटरव्यू से पहले कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो हम प्रमोट करते हैं कल्चर, वो तो हमारा ऑफिशियल जॉब है। हम आते हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ इंडियन डायस्पोरा है वो यहाँ नॉर्मली काफ़ी समय से रहते हैं और वो सही रिप्रेजेंटेटिव है। उनके थ्रू जो देश जिस देश में रहते हैं वो उनके थ्रू हमारे देश के कल्चर को देखता है। तो रियल एम्बेसडर्स ऑफ कल्चर, रियल कॉन्सर्नर्स ऑफ द कल्चर, द रिप्रेजेंटेटिव, दे आर द वन। कमिंग बैक टू दी महात्मा गांधी ब्रिज, ये ब्रिज की जो शुरुआत है 2007 में हुई थी। तब जो हमारे कौंसल जनरल थे यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार, तो उन्होंने 15 अगस्त को बोला कि यहाँ महात्मा गांधी और जगह है, कई जगह, हर जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ महात्मा गांधी का कुछ न कुछ होता है, यहाँ हैम्बुर्ग में कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ जिससे महात्मा गांधी की फिलोसफी प्रमोट हो और लोग उनको जाने। तो तब एक कमेटी बनी जिसमें दीपांकर सिन्हा रॉय है, मिस्टर पद्मनाभन है, डॉक्टर पद्मनाभन है, उनकी वाइफ जानकी है, मिस्टर भगवान है, BN भगवान है। उन लोगों ने एक कमेटी बनाई और फिर उन्होंने इस पे काम शुरू किया। काफ़ी वो था, अपोज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद 9500 सिग्नेचर उनको मिल गए और यहाँ की जो सीनेट है उन्होंने एग्री किया कि कोई भी एक थॉरोफेयर को वो बनाएंगे, नेम करेंगे महात्मा गांधी। तो ये पहले एक जर्मन नेम था, स्टार्ट को फ्लेप ब्रिज, फिर उसको महात्मा गांधी ब्रूके, ये जर्मन भाषा में। और उस समय जो यहाँ जो बिल्डिंग है जो आपने वीडियो में देखी होगी, एल्फ हार्मनी, इसे लैंडमार्क बिल्डिंग हैम्बुर्ग, और उनका प्राइड है, ये प्राइड पोजीशन है और मिलियंस ऑफ पीपल गो टू सी। ये उस समय नहीं थी, लेकिन ये ब्रिज बनने का नाम होने के बाद में ये बिल्डिंग बनी, जो कि ऑलमोस्ट 900+ मिलियंस यूरो खर्च करके बनाई है। तो अब वो ब्रिज ऐसी जगह है कि लोग वहाँ जाएंगे तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो ये 143rd जो बर्थडे थे महात्मा गांधी जी के, तो उस समय इसका इनॉग्रेशन हुआ था और पूरी जो डायस्पोरा के लोग थे, इनके सेकंड मेयर और भी बड़े डिग्नेटरीज जो है, एरिया के काउंसलर सब वहाँ थे और बड़ा फंक्शन हुआ था और इनका नॉमिनेशन हुआ था। सो दैट वाज लाइक 2012। सो तब से हैं। और अब उस समय उसकी इतनी महत्ता नहीं थी जितनी अब हुई है, क्योंकि एल्फ हार्मनी के लिए जाते हैं तो लोग देखते हैं महात्मा गांधी, उधर रुकते हैं, लोग देखते हैं, फिर सोचते हैं कौन है ये, क्योंकि ये नाम तो जर्मन नहीं है। हाँ। फिर वो उसके बारे में देखते हैं। तो दिस हाउ इट स्टार्टेड एंड एवरी ईयर वी ट्राई टू गो देयर, हैव अ लिटिल फंक्शन देयर, कि हम डायस्पोरा को लेके जाते हैं। इस बार कोरोना था इस साल, तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं जा पाए, तो मैं खुद एक वीडियो बनाया था। बट जो MGMC कमेटी है उनके मेंबर्स वहाँ गए थे, तो उनका अलग से वीडियो है, वो हम अपलोड करेंगे। डेफिनेटली सर, ये बहुत ही गौरव की विषय है कि एल्ब फिल्हार्मोनी जो आइकॉनिक लैंडमार्क है हैम्बुर्ग का, उसके पास हमारा महात्मा गांधी जी का ब्रिज बना हुआ है। All right, now let me show you a video where Mr. Reiger is inaugurating the bridge. Mahatma Gandhi Bridge in Hamburg, Germany. It is next to the Elbphilharmonie, which is a landmark building of Hamburg. There is a story behind naming this bridge. On 8th of August 2007, Mr. Dipankar Sinha Roy, Professor Dr. Ravindra Dave, late Miss Ursula Hagedorn, Mr. Belur Narayan Bhagwan, Mrs. Janaki and Dr. Kanyappan Padmanabhan formed the Mahatma Gandhi Memorial Initiative in Hamburg. This group mooted an idea to name a street, park, bridge or public space in Hamburg after Mahatma Gandhi. Despite some protests, this group collected 9,500 signatures in favor of this idea. Incidentally, 85% of those signatories were German nationals. These signatures were then submitted to Hamburg Senate's Commission for naming a space dedicated to public thoroughfares. Accepting the proposal, the Hamburg state decided to name this bridge as Mahatma Gandhi Bridge, which was earlier known as Centaur Flap Bridge. Accordingly, on 16th May 2011, a notification was issued in the
gazette naming this bridge as Mahatma Gandhi Bridge, which was officially inaugurated on 2nd October 2012 by late Professor Dr. Barbara Kissler, Senator of Culture. This bridge connects the Hafen city on the backside with the imposing landmark building of Hamburg Elbphilharmonie, which is a concert hall and very famous and popular here in Hamburg, and also the Hamburg city center on the backside. Thank you. Dear friends of India and the followers of Mahatma Gandhi, it was 2007. We were talking about the 60th anniversary Independent Day of India. Then came the question, what did we do for India? Nothing. Then Sinnarai told that you come to my office, then we'll talk about that. Then he was the person who told that we'll do something for Mahatma Gandhi. Then we took the small group of 6 persons, although all the Indians in Hamburg supported and all the consul generals in Hamburg, they are also supported us. Because we wanted to keep the group small so that the work will be done very quickly. You should not forget that almost nearly 16 different departments must give their okay to get the bridge, and within a period of 5 years we have got that. Moreover, it is very difficult in Hamburg because the procedures are like that. Every district they have to accept. Finally, our Burgschaft also, they have to also accept. With the help of all our Indian friends, with the help of all our German friends, we have done this. Particularly, we were very happy to get this bridge, and at the same time we told that we will not give the bridge because they offered us also another place in the university place in Hafen city. For a simple reason, many tourists will be walking every day through this bridge. That's why they have renewed the bridge, because the pedestrian way and everything previously it was very, very narrow. So that 25 million euros were spent to make this broad bridge. So we are happy, we are proud to do this so that our coming generations who are here in Hamburg, they know that their grandparents have done a good work for India and for our country people. Thank you. Really great job. I think I would say it's fantastic. Let's give a big round of applause for the team. सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि गांधी जी पूरे दुनिया में पीस का जो मैसेज है, उन्होंने पीस का मसीहा कैसे कहा जाते हैं उनको, फादर ऑफ नेशन, और उनका क्या आइडियोलॉजी आप आज का जो यूथ है, व्हाट आइडियोलॉजी ऑफ गांधी वुड यू लाइक टू रेकमेंड टू द यूथ? नॉन वायलेंस, ऑफ कोर्स, बिना एक सेकंड थॉट किए हुए। आज के यूथ में जो जोश है, जो सब्र नहीं है, इम्पेशंस है, और छोटी सी बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने को उतर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो महात्मा गांधी जी जो अहिंसा का जो फिलोसफी है, नॉन वायलेंस, एज यू सेड राइटली कि वो मैसेंजर ऑफ पीस थे, तो ये मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि उनकी जो फिलोसफी नॉन वायलेंस, क्योंकि लड़के कभी कोई मसला हल नहीं हुआ है। हमने बड़े बड़े युद्ध देख लिए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जर्मनी, इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि ये क्रूशियल थे वर्ल्ड वार 2 को स्टार्ट करने के, और आज यही इस दुनिया को कहते रहते हैं कि वार में कुछ नहीं रखा। वो मोनूमेंट अभी भी रखते हैं हर सिटी में, जो एक वर्ल्ड वार 2 के समय डिस्ट्रॉय हुआ था। सो आई थिंक द यूथ शुड get inspired by Mahatma Gandhi and they should follow the philosophy of non-violence, because इसी में सबकी भलाई है और प्रोग्रेस भी इसी में है। बाकी में मुझे भी वैसे ही फील होता है कि नॉन वायलेंस और सबके साथ मिलके रहो और इंक्लूसिव ग्रोथ उसी में होगा। तो तीसरा क्वेश्चन यह है कि डू यू थिंक पीस इज अ सॉल्यूशन टू सॉल्व द ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन? जैसे कि हर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ब्लेम करता है कि अच्छा आपसे वायरस आया है, या मतलब ये एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव क्वेश्चन है कि सर आप एक ऐसे लेवल पे हैं जहाँ पे यू अटेंड मेनी इंटरनेशनल फोरम्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, सो मैं सोचा आपको ये क्वेश्चन पूछूं। डेफिनेटली पीस बिल्कुल सॉल्यूशन है। आप देखिए ना कि कोई भी देश अपनी डिफेंस पे कितना पैसा खर्च करता है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो शिक्षा पे कम है,
चिकित्सा पे कम है, और जितनी भी एजुकेशन मतलब जितनी जो एक हमारा प्रोग्रेस होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे, उन पे पैसा का परसेंटेज कम खर्च होता है। और हम डिफेंस पे वो इस डर से कि कल को कोई हमारे पड़ोसी दूसरा देश हम पे आक्रमण ना कर दे हम पे, और उस पे हम अपना खून पसीने की हमारे नागरिकों की कमाई, हमारा जो टैक्स पे इसका पैसा हम डिफेंस में खर्च करते हैं। अगर वही पैसा हम प्रोग्रेस में लगाएं, वही पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगाएं, वही पैसा एजुकेट करने में लगाएं, रिसर्च पे लगाएं, वही पैसा हम अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगाएं, तो मेरे ख्याल में यस, पीस इज द सॉल्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और एक होना ये चाहिए कि सारे देश मिलके, जो भी लीडरशिप है, मैं तो क्या बहुत छोटा नुमाइंदा हूँ, बट जो लीडरशिप है हमारे बड़े बड़े देशों की, वो सब मिलके बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि ब्लेम गेम में कुछ रखा, सब मिलके अगर आप रिसर्च अच्छा करते हो और हमने जितना रिसर्च किया, एक दूसरे का डाटा शेयर करें, और जितनी जल्दी हो सके इस पेंडेमिक की जो वैक्सीन है वो तैयार की जाए, और सब मिलके फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग जितनी जल्दी हो सके उतने करें, ताकि पूरी दुनिया को के देशों को और उनके नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिले। और जो मैन्युफैक्चर ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भारत है, तो भारत आज तक जितनी वैक्सीन बनती है दुनिया में, कोई भी रिसर्च वो कहीं भी R&D कहीं भी हो, लेकिन वो बनती भारत में। तो मैं समझता हूँ कि भारत इस मामले में क्रूशियल होगा इसको बनाने में। डेफिनेटली ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, और न ये कभी कहीं भी सार्थक तरीके से किसी भी देश को आगे लेके नहीं जाएगा, बल्कि नुकसान ही होगा एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से। धन्यवाद, ये सवाल आपने काफ़ी अच्छा बताया। सर, मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक कंट्री का विकास में, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, और गांधी जी का क्या आइडियोलॉजी इस पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि ये जो रेसिज्म है बहुत सारे कंट्री में अभी भी, मतलब हम इंडिया की भी बात कर ले, बहुत जगह पे लोग बोलते हैं बिहारी है वो, मद्रासी है, तो इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है, रिच हो या गुड लुकिंग हो या स्किन कलर और टोन हो, लोग जज करते हैं आपकी बैकग्राउंड, आप कहाँ से हो, कौन से कंट्री के हो। तो सर, आप इस विषय पे क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ, ये जितनी भी दुनिया की जो राइट माइंडेड गवर्नमेंट्स हैं, राइट माइंडेड लीडर्स हैं, वो इसको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देश का एक छोटा सा तबका हिस्सा हो, चाहे वो रेस की बात करें, रीजन की बात करें, या किसी भी तरह से आप एक यूनिट ले लो, अगर उसी को डेवलप करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली वो देश का विकास नहीं हुआ। फिर वो विरोध में खड़े होंगे, फिर वो आपका इंटरनल वायलेंस होगी, धरने होंगे, हड़तालें होगी, हो सकता है कि कुछ वायलेंट टेररिज्म टाइप इंसिडेंट भी हो जाएं। इसलिए हमें सबका साथ, सबका विकास करके साथ चलना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी यही बोला है कि जो भारत से दुनिया को सीखना चाहिए कि डाइवर्सिटी, see, India is the biggest example of diversity. So many languages, so many cultures, all religions, and every type of race is there. Yes, definitely. There are whites, there are blacks, there are browns, and there's all words, religions are there, but still we are one. India is one. So, जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, वो इंडिया एक एग्जाम्पल है। इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक एग्जाम्पल है। भारत की जितनी सरकारें आई है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, डजेंट मैटर, बट उनका एजेंडा ये रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ बंदे का भी ग्रोथ होना चाहिए, उसको भी साथ लेके चलना, ताकि वो उसको खींचो ऊपर, उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश करनी। जितनी जो हमारी नियम कानून कायदे एक बनते हैं, जो पॉलिसीज होती है भारत सरकार की, वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स की भी, यहाँ जो हमारा जो संविधान है वो भी यही कहता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की नहीं है। उसके लिए सरकार कोशिश भी करती है कि जैसे जो वीकर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन पैसे की, मतलब इनकम की वजह से वीकर सेक्शन होते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी जैसे हमारे स्पेशल प्रोविजन रखे हुए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति, उनके विकास की बात हो, या फिर कुछ रीजन्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट हैं, तो उस इलाके में डेवलपमेंट किस ज़माने में हुआ नहीं है,
तो हमने स्पेशली उन पे ध्यान दिया है कि उनका विकास हो। सो आई थिंक भारत सबसे अच्छा एग्जांपल है डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ का, और बहुत सारी सरकारें भी यही कर रही है। यूनाइटेड नेशन का भी यही एजेंडा है, इवन वर्ल्ड बैंक का भी यही एजेंडा है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और ताकि सब जो नीचे के पायदान वाले ऊपर आए और सबका विकास एक साथ हो। सो ऑफ कोर्स इट शुड बी डन। जहाँ जहाँ भी जो देश नहीं कर रहे वो नुकसान में रह रहे हैं, और वहाँ पे कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो अगर हर सरकार ये एजेंडा लेके चले तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर ग्रोथ और इससे बढ़कर डेवलपमेंट कहीं नहीं होगा। यस डेफिनेटली सर, बिकॉज जैसे कि कनाडा एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, और काफ़ी सारे कंट्री कनाडा को एक मॉडल बना चुके हैं और वहाँ से सीख रहे हैं, जर्मनी ऑल्सो। या इंसिडेंटली आई वाज इन कनाडा, 1993 मेरी पोस्टिंग थी वहाँ, और वहाँ मल्टी कल्चरलिज्म को इतना प्रमोट करते हैं कि हर जगह वो चैनल्स हैं, मल्टीकल्चर चैनल, हर लैंग्वेज के चैनल को प्रमोट करेंगे। एक अलग से मल्टीकल्चरलिज्म का डिपार्टमेंट बना हुआ है, और वो जितनी भी कल्चर्स हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार कोशिश करती है, और छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि हर कल्चर का रेस्पेक्ट करो, एंड दैट शुड बी देयर। एब्सोल्युटली सर, एंड वहाँ का पार्लियामेंट का मैं एक बार फोटो दिख रहा था, so it is a great example of people Parliament, from yeah. all the race and all the background, so it's इवन very आपको शायद याद हो 5 मिनिस्टर हमारे Yes. इंडियन ओरिजिन के Indian origin, and including Harjit Sajjan, who's the defense minister and the top contender of डिफेंस मिनिस्टर हमारे तो बहुत ही गौरव का विषय है। हरजीत सजन हैज़ एन इंडियन ओरिजिन एंड ही इज़ फ्रॉम पंजाब, और ये भी कहा जाता है कि ही इज़ द टॉप कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। एंड आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, पार्लियामेंट इज़ सो डाइवर्स। इससे बड़ा हाँ, वाकई बहुत इसलिए शायद दुनिया उनको मल्टीकल्चरलिज्म के लिए उनको एक लीडिंग नेशन एक लीडिंग नेशन रखा हुआ है। सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टॉप कल्चरल कैंपेन दैट you have done or you have carried out under your leadership, जो भारत का कल्चर आपने काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपके करियर में आपने काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है, और वहाँ पे आपने आपके पोस्ट आपने काफ़ी सारे कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल कैंपेन किए हैं, तो कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे सर इस तरह के? डेफिनेटली। देखिए, कॉन्सुलेट और एम्बेसीज जो हमारे बाहर हैं उनका एक काम ये भी होता है, पासपोर्ट वीज़ा देना ही नहीं होता, एक काम ये भी होता है कि हम अपनी इंडियन जो कल्चर है और रिच हेरिटेज है उसको प्रमोट करें। और वैसे मेरी इस पोस्टिंग से पीछे जाना शुरू करें तो देखा जाए तो हमारी इस कॉन्सुलेट में जब से मैं आया हूँ अगस्त 2016 से, तो हमने इतनी इवेंट किए यहाँ कि अगर आप हमारी फेसबुक पेज को थोड़ा सा ब्राउज थ्रू करें तो यू विल नो कि हर तरह की, हर स्टेट की जो कल्चर है उसका हमने स्टेट डेज के नाम से हमने शोज किए हैं। पूरे कई स्टेट्स को एक साथ मिला के भी हमने उनकी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की। एज ए इंडिया, एज ए नेशन की भी हमारे जो रिच कल्चर है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो टूरिज्म को लेके हो, चाहे वेशभूषा को लेके हो, चाहे खाने को लेके हो, क्योंकि हमारे पास तो हर चीज़ की डाइवर्सिटी है ना। और इतने वाइब्रेंट कल्चर है हमारी इंडिया की, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर है कि आप बताते रहो ख़त्म ही नहीं हो सकती। इस देश ने हमारी जो कल्चर है, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के कल्चर को इतना रेस्पेक्ट करते हैं, इतना मानते हैं, इतना इस को लाइक करते हैं कि नॉट ओनली दे अटेंड आवर शोज बट दे गो टू इंडिया टू रियली फील। एंड कई डांसर्स हैं जो इंडिया जाके डांस से सीख के आई हैं, बड़े डिफ़िकल्ट कथक जैसे डांसर हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, वो ये सारे डांस और वो बहुत सारे डांस वो जाकर सीखती है, 4-4, 5-5 साल वहाँ रहती है, योगा जाके सीखती हैं, फिर यहाँ योगा स्कूल्स हैं। हैम्बुर्ग स्टेट जो है वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हम यहाँ 2 साल में एक बार इंडिया वीक मनाते हैं, और उसमें इंडिया की जो कल्चर हैं, नॉट ओनली इकोनॉमिक पार्टनरशिप बट कल्चर को भी हम प्रमोट करते हैं। और अब जो अगला इंडिया वीक है वो 2021 में होगा। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने 2 इंडिया वीक यहाँ करवा दिए हैं, और ये तीसरा जो है अभी 2021 में होगा। आई होप दैट ये कोरोना का जो है वो इतना
सो ये बुक जो है मुझे दिखा रहे थे हैम्बर्ग वीक, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रमोशन किया जाता है इंडियन कल्चर, इंडियन स्पोर्ट, इंडियस योगा. ओके सो ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि इंडियन कल्चर को हम लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं. मैं बता रहा था कि हमारे जो हैम्बुर्ग स्टेट ने, आप इसको देख सकते हैं, ये इंडिया वीक हैम्बुर्ग है ये हम 2007 से कर रहे हैं. और ये जो है इंडिया वीक हैम्बुर्ग 2 साल में एक बार होता है. और इंडिया की करीब करीब हम 70 से 80 इवेंट्स करते हैं. उनमें ज़्यादातर तो अगर आप देखो इवेंट तो वो कल्चर के बारे में ही है. तो इतना लाइकिंग है कि ओनली वी आर द ओनली कंट्री हु आर हैविंग इंडिया वीक इन हैम्बुर्ग. चाइना होता है, चाइना करता है, लेकिन उनका ज़्यादा इकोनॉमिक ज़्यादा होता है उस पर. और वो दे से चाइना डेज, चाइना. सो उसके अलावा हम स्टेट को प्रमोट करते हैं, भाषा को प्रमोट करते हैं. जैसे कई स्टेट की जो भाषाएं हैं, वहाँ का खान पान है, उनकी वेशभूषा है, उनका डांस है. स्टेट के साथ साथ हम आल्सो देश की ओवरऑल भी प्रमोट करते हैं. और उसके साथ टूरिज्म का डे भी मनाते हैं. तो हम अलग अलग रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं. तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि इंडिया की जो रिच कल्चर और हेरिटेज है वो लोगों को पता चले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें. पिछली पोस्टिंग मडागास्कर में मैंने तो क्या, हम पूरी टीम ने हमने फेस्टिवल किया था. This was a huge festival for 2 months and it was the Festival of India. तो उसमें अलग अलग जगह से कलाकार आते थे और उसको हर बड़ी बड़ी सिटीज़ में लेके जाते थे. ऐसे ही फिर हमने फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया किया मडागास्कर में. तो अलग अलग जगह का खाना, और फिर लोग आते थे, वो उस खाने को टेस्ट करते थे, उनके बारे में बताया जाता है कैसे बनाया जाता है. लाइव कुकिंग शो होते थे. एंड ऐसे ये जो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया हैं, ये काफ़ी हमारी जो एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स हैं वो अलग अलग देशों में हाई कमीशन हैं वो करती हैं. और ज़्यादा कई जगह, जैसे हमारे बर्लिन में भी एक कल्चरल सेंटर है, द टैगोर सेंटर. ऐसे ही मेरी पिछली एक पोस्टिंग रही है कोलंबो में, उसमें भी कल्चरल सेंटर है. और ये कल्चरल सेंटर भी हमारी कल्चर को प्रमोट करते हैं. तो बहुत सारे तरीके से करते हैं. और मैं इन प्रमोशंस में मैंने मतलब थोड़ा पार्ट अदा किया है. यहाँ तो क्योंकि मैं कंसर्नल हूँ तो नेचुरली जो कुछ करता है वो कंसर्न का सामने नाम होता है. बट मैंने एज ए टीम का हिस्सा होते हुए अलग अलग पोस्टिंग्स में भी हमने इन कल्चरल जो प्रमोशन इवेंट है उसमें पार्ट लिया है. बिकॉज समय की सीमा होती है, नहीं तो बहुत सारी इवेंट्स में मैं बता सकता हूँ सिलसिलेवार क्या क्या किया है. बट यस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रमोट इंडिया हियर वेर एवर आई वॉज, इवन हियर. ये मैं देख पा रहा हूँ सर, मैं आपका पोस्ट रेगुलरली फॉलो करता हूँ. I follow you in social media, so I know that you are very aggressive and your leadership is really instrumental in showing the Indian culture among people in Germany and other parts of Western world. Sir, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉन्सुलेट ऑफ हैम्बर्ग क्या रोल प्ले किया है? व्हाट काइंड ऑफ रोल कॉन्सुलेट ऑफ हैम्बर्ग प्लेड ड्यूरिंग कोविड-19 in order to help the Indian diaspora living in Germany? Of course, it's a very difficult time. Of course, now there are less cases in Germany. और जब केसेस ज़्यादा थे और डर था लोगों के बीच में, मार्च अप्रैल उस समय हर इंडियन डायस्पोरा चाहता था कि हम यहाँ जर्मनी से अपने देश चले जाएं और यहाँ कहीं और चले जाएं जहाँ कम हो. क्योंकि उस समय भारत में इतना कोरोना के जो केसेस हैं बहुत कम थे. तब हमने जो इंडियन एसोसिएशन हैं उनका एक ग्रुप बनाया, इंडियन एसोसिएशन ग्रुप इन आवर काउंसिलेट के जो जुरिडिक्शन के अंडर में. बर्लिन के हमारी एम्बेसी है, उनके एक ऑफिसर थे, वो भी उस के कमेटी को सुपरवाइज करते थे. और हमारे यहाँ से हमने एक नोडल ऑफिसर बनाया. और जितने भी इंडियन स्टूडेंट हो, डायस्पोरा हो, एक 24/7 कॉल लाइन बनाई कि वो कोई भी किसी भी समय उनको कॉल कर सकता है. ऐसे वक्त पे हमने स्टूडेंट्स को, चाहे उनका इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म हो रहा है वो दिया, उनके फूड पैकेट्स दिए, कूपन्स दिए ताकि वो खरीद सके खाना. और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो हमने डायरेक्ट हॉस्पिटल से और पेशेंट से
कंटिन्यूस कांटेक्ट रखा। एक दो केसेस थे जो कोरोना से, बट थैंक गॉड दे ऑल राइट, वो रिकवर हो गए। और आई कैन प्राउडली से दैट बहुत कम केसेस है और कोई भी डेथ एज फार एज इंडियन डायस्पोरा स्टूडेंट है वो कोरोना की वजह से नहीं हुई है। अभी तो खैर काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है और अब उतना डर भी नहीं रहा है। लेकिन जब था तो ऑलमोस्ट 4,000 यूरो जो इंडियन एसोसिएशन डायस्पोरा एसोसिएशन है ग्रुप ने और हमारे काउंसलेट ने उस समय लोगों की फाइनेंशियली हेल्प की है। और जो साइकोलॉजिकल हेल्प है उसका तो कोई, और जो वंदे भारत मिशन फ्लाइट शुरू हुई बाद में जाने के लिए, तो कई लोगों की अपनी डिफ़िकल्टीज थी, इंडिया में अकेले हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे या अपने पेरेंट्स बच्चों से मिलने आए थे, कि कई तरह के लोग थे जो वापस जाना चाहते थे। तो उनको हमने रिकमेंड किया कि हमारी एम्बेसी बर्लिन के थ्रू कि वो जा पाएँ, क्योंकि उस समय थ्रू रजिस्ट्रेशन ही था। तो ऑलराउंड जितना सपोर्ट एक काउंसलेट कर सकती थी। बट मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो डायस्पोरा एसोसिएशन है उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। उन्होंने खुद क्योंकि हमारे ऑफिस में तो गिने चुने लोग होते हैं तो ज़्यादा जा नहीं सकते, उस दौरान हमने काउंसलेट्स में सर्विसेज भी दी। बाई पोस्ट पासपोर्ट हमने रिन्यू किए, बाई पोस्ट मंगाए, क्योंकि काउंसलेट बंद थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि कोई सर्विस लोगों को डिनाई होगी। ऑफ कोर्स वीज़ा उसमें ग्लोबली बंद था, वीज़ा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन डायस्पोरा को हमने बहुत हेल्प की। उनको इंडिया भेजने में भी वीपीएम फ्लाइट के, वंदे भारत मिशन की फ्लाइट से उनके थ्रू इंडिया भेजने में भी हेल्प की। इवन एक पेशेंट थे जिनको घर से खाना भी पहुंचाया गया। तो हमारे जो टीम काउंसलेट है, स्पेशली उसमें गुलशन ढींगरा हमारे वाइस काउंसिल वो इंचार्ज थे, और विकास जो मेरे पीए हैं वो नोडल ऑफिसर थे। उन लोगों ने बहुत 24/7 लोगों से संपर्क बनाए रखा। इंसिडेंटली मैं उस समय इंडिया में था, तो मैं व्हाट्सएप पे रहता था। तो वहाँ से मैं व्हाट्सएप पे, और ये पूरा एक टीम थी जो वर्क कर रही थी। और इस फेज को, स्पेशली उस फेज को जब बहुत ज़्यादा डर और भय का माहौल था, हमने बड़ा स्मूथली निकाल दिया और सब एप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। तो और आज भी अभी भी नोडल ऑफिसर है हमारे, और अभी भी कोरोना का डर तो ख़त्म नहीं हुआ है, बट वो भय नहीं है, वो मतलब अब काफ़ी अवेयरनेस है। बट अभी भी जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है हम हेल्प करते हैं अभी भी। और अब तो खैर पासपोर्ट सर्विसेज हमने वापस शुरू कर दिए प्रॉपरली, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव टू हियर दैट सर, कि इतना अच्छा रोल रहा है और आपने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है इसके बारे में। सर अगला क्वेश्चन ये है कि आई सी दैट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मोदी जी खास करके मोदी जी के लीडरशिप में योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है ग्रेजुअली, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और ये सबको पता है। और मैंने आपका भी रोल देखा सोशल मीडिया में कि आपने भी काफ़ी अच्छा कैंपेन किया है इंटरनेशनल योगा डे को और पॉपुलर बनाने के लिए। सर क्या आप थोड़ा सा अब ये what would you advise, how important is yoga for our health, and your advice to students and especially youth? योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये 2014 से शुरू हुआ था, और मैंने यहाँ रहते हुए 3 योगा डे भी मना लिए और काफ़ी गैदरिंग रही। मैं खुद योगा एंथुसियास्ट हूँ। पिछली पोस्टिंग जो मेरी मडागास्कर में थी उसमें मैं हर सैटरडे संडे सुबह लोगों को योगा सिखाया करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 आवर 7 to 8। और लोग हमारे जो नीचे हॉल था उसमें आया करते थे, तो करीब 25 लोग आते थे। यहाँ जब भी मैं फ्री होता हूँ और जिसमें मैं अवेलेबल होता हूँ शाम को, और हमारा कोई ऐसा कोई प्रेसिंग काम नहीं होता, तो हमारे ऑफिस के लोगों को मैं अभी भी योगा क्लास देता हूँ। यहाँ डायस्पोरा तो है, जितनी भी योगा इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मैं टच में हूँ, और जितने योगा टीचर हैं उनसे भी हम टच में हैं। और वो हमारा जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है उसमें वो पूरा सहयोग करते हैं, वो खुद डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स द वे यू लिव लाइफ हेल्दीली। मतलब आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इस योगा की दिनचर्या के हिसाब से चल के। योगा का मतलब सिर्फ बेंडिंग द बॉडी नहीं है। योगा का मतलब है कि आप किस समय उठें, किस समय सोएं, क्या खाएं, कब खाएं, क्या पिएं,
कैसे पिए, और आपका चलने का ढंग, बोलने का ढंग, आपकी लाइफस्टाइल, हर चीज को योगा सकारात्मक वे में आपको सपोर्ट करता है कि आपकी जो बॉडी है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। Could you please, this is more of a business question, business and economic based question. I think ये काफ़ी helpful है for people who are willing to invest in India, whether a German national or Indian national. So my question is like, could you please highlight few points on how our consulate is contributing to the Invest India and Make in India campaign? जैसे कि आप जानते हो कि जो मेक इन इंडिया कैंपेन है वो मोदी जी का फ्लैगशिप आइडिया था कि हम जैसे चाइना है वैसे दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए, फैक्ट्री बन जाए कि वी मैन्युफैक्चर फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर ओनली फॉर आवर कंजम्पशन, बट उसको फिर री एक्सपोर्ट करें, बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, बाहर भेजें। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो खुद यहाँ 2015 में आए थे, वो बहुत कैंपेनिंग हुई थी यहाँ। मैडम मर्केल है जो यहाँ चांसलर है, उन्होंने भी साथ थी। और जो हैनोवर में जो फेयर होता है, एनुअल फेयर होता है बहुत बड़ा, तो हैनोवर में से तो उसमें बहुत मतलब जोर शोर से बहुत अच्छी कैंपेन हुई थी। 400 कंपनियाँ, वो मतलब इंडिया वाज देयर ऑल द वे, एवरीवेयर इंडिया वाज देयर। 400 companies came that time to delegate. The CEOs came, the owners of big industries came, जो who's who जो इकोनॉमी है वो आए थे। जब association, so many companies, more than 400 big companies participated. This industrial exhibition is one of the biggest industrial shows in the world, and every year it happens with some country. That year it was with India. यहाँ लॉन्च हुआ था, उसके बाद में ये एक ज़रूरत महसूस की गई कि यहाँ भी इंडिया की तरह 85% जो इकोनॉमी है वो मिडिल स्टैंड के हाथ में, फैमिली ओन कंपनी है और SME। सो ये आप देख रहे हैं कुछ फाइल तस्वीर जहां कॉन्सुलेट जनरल विजिट कर रहे हैं कुछ SMEs और ही इज इंटरेक्टिंग विद इंडस्ट्रियलिस्ट इन जर्मनी। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनके हाथ में 85% इकोनॉमी है। तो ये कैसे मतलब, और हम इसको इनसे रिलेट कर सकते हैं। तो देन जर्मनी स्पेसिफिक एक प्रोग्राम बनाया, मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड, और वो प्रोग्राम इतना बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ की जो SMEs और फैमिली ओन कंपनीज हैं वो उनको इंडिया में अपना सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थ्रू जॉइंट वेंचर है डायरेक्ट। MIIM की टीम है, वो लीगल टीम है, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। एम्बेसी में एक टीम है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं और वो उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर दैट। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। इंडिया में लोगों को रोजगार मिलेगा और एक मैन्युफैक्चरिंग जो कि पार्ट है मेक इन इंडिया का वो हब बनेगी, और यहाँ के जो दुनिया की बेस्ट चीज़ें बनाते हैं, मशीन है या कुछ भी ले लो। ये कुछ फाइल तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर कुछ कैंपेन्स हुए हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसमें हैम्बर्ग पार्टिसिपेट किया है। वो इंडिया में उसी क्वालिटी की बन पाएगी एंड कम लागत में बन पाएगी। तो ये एक कंपटीशन में दुनिया में ज़्यादा अच्छी तरह खड़े हो पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें अपनी बेच पाएंगे। इनको भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। तो इसमें बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने इंडिया में गई थी, और उन्होंने स्पेशली जैसे विंड एनर्जी है, क्योंकि इनकी R&D बहुत अच्छी है। Yes. तो उस R&D का जो है इंडिया में फ़ायदा मिले और इनको भी इकोनॉमी, और क्योंकि इकोनॉमी के बिना आज क्या है, आज जो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, आज सारी जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितने जो है वो इकोनॉमिक है। और जर्मनी से अच्छा एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि जर्मनी जो जितना एम्फेसिस देती है ना वो इकोनॉमी पे देती है बहुत ज़्यादा, और ये अपनी ज़रूरत से 10 गुना करीब बनाते हैं, बेस्ट दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। कारें देख लो, इनकी हेवी मशीनरी देख लो, दुनिया की बेस्ट, मतलब मेड इन जर्मनी मीन्स लाइक एक ज़माने में सोनी TV मेड इन जापान, आँख बंद करके ले लो। मशीनरी है मेड इन जर्मनी है,
आंख बंद करके ले लो, मतलब वो क्लास है, क्वालिटी है। तो जैसे जर्मनी इकोनॉमी पे ध्यान देती है, तो हमारी काउंसलेट का काम सिर्फ ये भी नहीं है कि पासपोर्ट देते हैं या सिर्फ कल्चर प्रमोट करें। हमारा काम ये भी है कि हम इकोनॉमिक और ट्रेड भी प्रमोट करें। जो रीजन है, जिस रीजन को हम कैटर कर रहे हैं उस रीजन होल जर्मनी को, तो यहाँ से जो इंडस्ट्री इंडिया में जाए वो मैन्युफैक्चर करें। इंडिया में जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में हो, वो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ जर्मनी को या और देशों को विद कोलैबोरेशन। सो यस, वी डू प्रमोट इंडियाज़ इकोनॉमी, इंडियाज़ एक्सपोर्ट, और हम इसके लिए बहुत सारी इवेंट करते रहते हैं। ऑन एवरेज 2 इवेंट हम महीने में करते हैं। आजकल कोरोना की वजह से हम वर्चुअल इवेंट्स हो रही है। अभी 7 तारीख को भी हमारी स्टार्टअप इवेंट है और 7th को है हमारी इवेंट, और हम पिछले कोरोना टाइम में भी हम करते रहे हैं, और उससे पहले फिजिकल इवेंट करते हैं। और सारे जो इवेंट्स हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग एंड वो सब हमारे फेसबुक पेजेस पे हैं, कभी आप देखिएगा। और मैं एक्चुअली फेसबुक का लिंक जो है वो यूट्यूब में देने वाला हूँ, ताकि बाकी जो इन्वेस्टर्स है और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं सब इसको अच्छे से देख पाएँ और ये जानकारी वो प्राप्त कर पाएँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय निकाल के मुझे देने के लिए, और इतने सारे बातें, इतने सारे इन्फॉर्मेशन, आपसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला। और ठीक है सर, फिर आपसे और किसी कैंपेन में मुलाकात होगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर, यहाँ आने के लिए, और इंडिया को, क्योंकि ये भी एक इंडिया प्रमोशन का ही काम है जो आप कर रहे हो। और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप जो भी कर रहे हैं इंडिया को प्रमोट करने के लिए, उसमें आप आगे बढ़ें और अच्छा करें। धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ DIG ब्रेमेन, इंडियंस इन ब्रेमेन, हाउ दे शो India's culture, and Gandhi Jayanti, how it was celebrated in Bremen as well as in Hanover.